नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी में अगले टॉपिक को पढ़ाऊंगी जो है सामान्य अशुद्धियाँ। इसमें प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें तो कौन सा शुद्ध है। तो इन सब में चारों ऑप्शन में से कोई शुद्ध शब्द नहीं है। इसका शुद्ध रूप देख लेते हैं। अभ्यस्त का हो जाएगा अभ्यस्त, अहिल्या का अहल्या, तत्व का तत्व, आधा तो वह रहेगा, महत्व का भी महत्व ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो इसमें हो जाएगा सुरपड़खा। क्या हो जाएगा? सुरपड़खा। इसमें शुद्ध डी सही हो जाएगा। आगे है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें हो जाएगा पृष्ठ। क्या हो जाएगा? पृष्ठ सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ये है आनुषंगिक। क्या हो जाएगा? आनुषंगिक। अगला प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध कौन सा है? ऋषि। क्या हो जाएगा? ऋषि, ये सही हो जाएगा। अगला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध शब्द आपका मूल्यवान भी है और पृथक भी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से मूल्यवान और पृथक दोनों शुद्ध शब्द हैं। वर्तनी की दृष्टि से क्लिष्ट का शुद्ध रूप क्लिष्ट होगा तथा ब्रह्म का ब्रह्मा होता है। अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है? तो इनमें से कोई शुद्ध नहीं है। ज्योत्सना को माना गया, लेकिन ज्योत्सना में आधा स रहेगा। बोर्ड के अनुसार ज्योत्सना शुद्ध शब्द माना गया है, जबकि इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। विकल्प में प्रस्तुत अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित है। पुण्य का पुण्य, उन्नति का उन्नति और क्षमा का क्षमा ऐसे लिखा जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध अशुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है? तो पूज्य। दिए गए विकल्पों में पूज्य अशुद्ध शब्द है, जिसका शुद्ध रूप पूज्य ये बड़ा हो जाएगा। विकल्प में उपस्थित शेष शब्द शुद्ध वर्तनी वाले हैं। आगे है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा अध्ययन। क्या हो जाएगा? अध्ययन। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा उत्तरदायी। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, उत्तरदायी। अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ये हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा? 46। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? उज्ज्वल, ऐसे उज्ज्वलन हो जाएगा, सही शब्द है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो कौन सा है। तो ये हो जाएगा परीक्षा। क्या है? शुद्ध है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द परीक्षा है। शेष शब्द पूज्य, परीक्षण तथा ज्ञान वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं, जिसका शुद्ध रूप क्रमशः पूज्य, परीक्षण तथा प्राण है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। तो अशुद्ध कौन सा है। तो ये है प्रामाणिक। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध क्या होता है? प्रामाणिक हो जाएगा। आगे है, अशुद्ध शब्द है। तो इसमें हो जाएगा अशुद्ध कौन सा है। तो संकट अशुद्ध है। उपर्युक्त विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द संकट है, जिसका शुद्ध रूप संकट ऐसे लिखा जाता है। अंग की मात्रा होती है। अन्य विकल्प अनसुआ, एनक, संशय वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। आगे है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा निर्भर। क्या हो जाएगा? निर्भर। उपर्युक्त विकल्पों में से निर्भर शब्द शुद्ध है, शेष शब्द अशुद्ध है, जिनका शुद्ध रूप इस प्रकार है। चिन्ह का क्या हो जाएगा? चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा। कृपया का होता है कृपया। दवाइयाँ का हो जाएगा, छोटी रहेगा दवाइयाँ। आगे है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। इसमें हो जाएगा मुमूर्षु। इसमें सही हो जाएगा मुमूर्षु शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य विकल्प परीक्षा अशुद्ध शब्द है, जिसका शुद्ध रूप परीक्षा होता है। आगे है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें अध्ययन क्या है? ये सही है।
अधिकार में ये छोटी हो जाएगा अधिकार। अनुसरण में अनुसरण छोटा सा रहेगा। अध्ययन में अध्ययन य 2 बार रहेगा और आगामा का हो जाएगा आगामी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो कौन सा अशुद्ध है? तो ऐतिहासिक क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द ऐतिहासिक का शुद्ध रूप ऐतिहासिक होता है। शेष शब्द आनुषांगिक, आध्यात्मिक तथा दायित्व शुद्ध है। अगला है शुद्ध शब्द को पहचानिए तो इसमें हो जाएगा आजीविका। क्या हो जाएगा? आजीविका। बी सही हो जाएगा। इसमें अगला भी देख लेते हैं। आशीर्वाद तो आशीर्वाद ऐसे होगा। अध्ययन का अध्ययन हो जाएगा। उन्हीं का बड़ा उ रहेगा उन्हीं। आजीविका का हो जाएगा आजीविका। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है तो इसमें हो जाएगा स्वातंत्र्य। क्या हो जाएगा? स्वातंत्र्य। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो इसमें हो जाएगा कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवयित्री। अगला है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचय होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें तो इसमें हो जाएगा महात्म्य का शुद्ध रूप हो जाएगा महात्म्य। क्या हो जाएगा? आधा तो हो जाएगा महात्म्य और आधा म भी रहेगा। मानव मात्र को गीता के महात्म्य के परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द के स्थान पे महात्म्य शब्द प्रयुक्त होगी। यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आगे है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें तो ये हो जाएगा सी सही हो जाएगा उच्च श्रृंखलता। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी चुनिए तो इसमें हो जाएगा आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध शब्द छांटिए तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अभ्यस्त। क्या हो जाएगा? अभ्यस्त। आगे है सही वर्तनी का चयन करें तो कौन सा सही है तो ये हो जाएगा श्रृंगार। बी सही हो जाएगा। अगला है उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई तो कवित्री का शुद्ध रूप क्या होगा तो ये हो जाएगा कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवयित्री। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली तो ये हो जाएगा श्रुतलिपि। क्या हो जाएगा? श्रुतलिपि ऐसे लिखा जाएगा। अगला है भंगू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है तो दुष्चरित का शुद्ध क्या होगा? दुष्चरित्र। ऐसे ध्यान दीजिएगा ऐसे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द चुनिए तो इसमें हो जाएगा बड़ा सा। हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम सा जैसा आदि सारूप्य वाचकों के पूर्व हाइफन या योजक चिन्ह कहते हैं का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, राम जैसा, अतः विकल्प सी, बड़ा सा शुद्ध शब्द है। आगे है शुद्ध वर्तनी चुनिए तो इसमें हो जाएगा शमशान। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा शमशान। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जबकि सर्वोत्तम का सर्वोत्तम ये तो आधा तो फिर तो रहेगा। सर्वोत्तम ऐसे हो जाएगा सांसारिक का हो जाता है सांसारिक तथा कीर्ति का हो जाएगा कीर्ति। शुद्ध वर्तनी शब्द होगा। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए तो अध्ययन का क्या हो जाएगा? इसमें आपका बी सही हो जाएगा अध्ययन। अगला प्रश्न है रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी तो इसमें हो जाएगा विश्लेषण। क्या हो जाएगा? विश्लेषण। इसमें 100 का भी ध्यान देते चलेंगे। अगला है शुद्ध शब्द है
तो कौन सा शुद्ध है? तो उपर्युक्त। शुद्ध शब्द है, उपर्युक्त है। अन्य विकल्पों में निहित शब्दों का शुद्ध रूप इस प्रकार है: अनधिका, अहल्या और अंतर्धान। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी है, तो ये हो जाएगा षष्ठम। क्या हो जाएगा? षष्ठम। अगला है कि इसमें प्रश्न नहीं दिया, लेकिन इसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध है, तो इसमें हो जाएगा बी, पृथ्वी क्या है? शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा कौतूहल। क्या हो जाएगा? कौतूहल। अगला प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा रासायनिक। क्या हो जाएगा? रासायनिक। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा अष्ट। क्या हो जाएगा? अष्ट। अगला है, इसमें भी शुद्ध शब्द बताइए, तो इसमें हो जाएगा त्रिदोष। क्या हो जाएगा? त्रिदोष। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तो श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृत, अनुकृति, तो इसमें आपका इसमें डी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। आगे है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तो इसमें आसक्ति, पारितोषिक, शुश्रूषा, सुबुद्धि, तो इसमें आपका केवल एक की वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए, तो इसमें हो जाएगा घनिष्ठ। क्या हो जाएगा? घनिष्ठ। अगला है, शुद्ध शब्द चुनिए, तो इसमें हो जाएगा औद्योगिक। क्या हो जाएगा? औद्योगिक, ऐसे भी लिखा जाता है। अगला है, शुद्ध शब्द चुनिए, तो इसमें हो जाएगा रामायण। क्या हो जाएगा? रामायण। इसमें होगा शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो इसमें हो जाएगा ऊपरी लिखित। क्या हो जाएगा? ऊपरी लिखित। अक्षरों पे ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें हो जाएगा प्रतिनिधि। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो अत्यधिक का क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? इसमें ए सही हो जाएगा, अत्यधिक। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो ये हो जाएगा शुश्रूषा। क्या हो जाएगा? शुश्रूषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा कृपया खुले पैसे दें। कृपया खुले पैसे दें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। शेष में असंगत या अतिरिक्त पद दोष होने के कारण अशुद्ध वाक्य है। आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा चिड़िया दनादन पाँचों दाने चुन गई। क्या हो जाएगा? चिड़िया दनादन पाँचों दाना चुन गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। क्या हो जाएगा? बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। आगे है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें हो जाएगा नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें भी हो जाएगा राह चलते दोनों ने तकरार हो गई। दोनों में तकरार हो गई। क्या हो जाएगा? राह चलते दोनों में तकरार हो गई। राह चलते दोनों में तकरार हो गई शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य विकल्पों का सही रूप इस प्रकार है। आयुष और ऋचा बाजार गए। इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गए। अगला है, शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें हो जाएगा गंदा पानी उबाल कर पिए। क्या हो जाएगा? गंदा पानी उबाल कर पिए। गंदा पानी उबाल कर पिए शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की
बधाई दी। यमुना का पानी प्रदूषित है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें हो जाएगा सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है शुद्ध वाक्य है। और जबकि अन्य वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है। जंक फूड से मोटापा बढ़ता है, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मेरे घर में आपका स्वागत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए वाक्य शुद्ध है। अन्य वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है। ऑफिस में प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, यह आदमी सबके राज जानता है, बीज अंकुरित होने वाला है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा डी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ वाक्य शुद्ध है, जबकि अन्य शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। चाय ठंडी हो गई, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, पकने से पहले जामुन हरा होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसमें क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। वाक्यों में शुद्ध रूप इस प्रकार है। तो मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वे जा रहे हैं, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, उन्होंने छक कर या पेट भर कर खाना खाया। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें ए सही हो जाएगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। विकल्प ए में दिया गया वाक्य बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आगे हैं शुद्ध वाक्य का कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। इस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियाँ, अतः शुद्ध वाक्य होगा इन दोनों में यही अंतर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें हो जाएगा मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध है। मुझे बड़ी भूख लगी है वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पर बड़ी के स्थान पर बहुत शब्द का प्रयोग होगा, अतः वाक्य बनेगा मुझे बहुत भूख लगी है। शेष सभी विकल्प शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो इसमें हो जाएगा शब्द चयन संबंधी अशुद्धि। प्रस्तुत वाक्य में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। कृशांगिनी के साथ युवती का प्रयोग अनुचित है, अतः शुद्ध वाक्य कंचन एक कृशांगी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये हो जाएगा ए सही हो जाएगा। 2 लड़के इधर आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें 2 लड़के इधर आ रहे हैं। शेष विकल्पों में वचन तथा क्रिया की अशुद्धियाँ विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें हो जाएगा हमने आपसे कहा था।
प्रश्नगत विकल्पों में शुद्ध वाक्य का सम्यक विकल्प है। हमने आपसे कहा था अन्य विकल्पों में परसर्गों तथा क्रिया संबंधी त्रुटियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये हो जाएगा, वह दिल्ली अवश्य जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वह दिल्ली अवश्य जाएगा। ये शुद्ध है। शेष विकल्पों में दोष तथा अशुद्धियां शब्द चयन जैसी त्रुटियां स्पष्ट हैं। अगला है, शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ये हो जाएगा, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। इसमें होगा, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। अन्य विकल्पों में शब्द क्रम एवं व्याकरणिक दोष है। अगला है, शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें हो जाएगा डी सही हो जाएगा, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। प्रश्नगत विकल्पों में शुद्ध वाक्य का सर्वाधिक उचित विकल्प मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। शेष विकल्पों में ए तथा सी में केवल तथा मात्रा का प्रयोग है जो त्रुटिपूर्ण है। विकल्प बी भी आंशिक रूप से उचित है किंतु उसमें आज्ञार्थक पुट ज़्यादा है। अगला है, शुद्ध वाक्य है। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? तो हो जाएगा, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है, जो शुद्ध वाक्य है उसे बताइए। तो इसमें हो जाएगा, वह सारी रात पढ़ता रहा। क्या हो जाएगा, वह सारी रात पढ़ता रहा। जो शब्द शुद्ध है उसे इसमें भी बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, तुम अपना काम करो। क्या हो जाएगा, तुम अपना काम करो। इसमें है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो ये हो जाएगा, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो इसमें हो जाएगा, घर में सब ठीक ठाक होंगे। घर में सब ठीक ठाक होंगे शुद्ध शब्द है। अगला है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें है, मुझे घर जाना है। अगला प्रश्न होगा, शुद्ध वाक्य बताएं। तो इसमें हो जाएगा, अरब के 10 यात्री भारत आए। क्या हो जाएगा, अरब के 10 यात्री भारत आए। अगला है, निम्नलिखित में से अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धि किस वाक्य में है? तो इसमें हो जाएगा, पूजनीय पिताजी आ गए। पूजनीय पिताजी आ गए अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियां हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा, पूज्य पिताजी आ गए। अगला है, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा, इस समय 4 बजे हैं। क्या हो जाएगा, इस समय 4 बजे हैं। अगला प्रश्न होगा, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो इसमें हो जाएगा, तुमको क्या है, अशुद्ध है। तुमको मुझे पढ़ाना है, वाक्य अशुद्ध अंश तुमको है, इसके स्थान पर तुम्हें प्रयुक्त होगा। इस प्रकार शुद्ध वाक्य होगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। अगला है, मैंने विद्यालय जाना है। तो इसमें अशुद्ध बताना है। तो मैंने विद्यालय जाना है, तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा, मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश मैंने है। यहाँ मैंने के स्थान पर मुझे होगा, अतः शुद्ध वाक्य होगा, मुझे विद्यालय जाना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। तो ये हो जाएगा, गाय के पूँछ होती है। गाय के पूँछ होती हैं, वाक्य शुद्ध है। शेष वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है। तो उसकी बेटी हुई। तो इसका शुद्ध होगा, उसको बेटी हुई। मर्द की दाढ़ी होती है। तो हो जाएगा, मर्द को दाढ़ी होती है। गोपाल को लड़का हुआ। तो गोपाल के लड़का हुआ।
शुद्ध वाक्य छांटिए। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा मुझे आपका काम बहुत पसंद है। अगला है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें हो जाएगा शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। शुद्ध वाक्य है अन्य विकल्प अशुद्ध हैं जिनका शुद्ध रूप होगा हम अवश्य जाएंगे। यह आपकी भूल है, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो ये हो जाएगा वह बिल्कुल बात करना नहीं जानती थी। वह बिल्कुल बात करना नहीं जानती थी। शुद्ध वाक्य है अन्य विकल्प अशुद्ध है। इसका शुद्ध हो जाएगा मुझसे यह काम नहीं हो सकता। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। आगे है इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। शुद्ध वाक्य है अन्य विकल्प अशुद्ध हैं जिनका शुद्ध रूप होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। हम अवश्य जाएंगे। मैं हल करने के अभ्यास में हूँ। अगला प्रश्न है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। अशुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें हो जाएगा मैंने। क्या हो जाएगा, मैंने जो है अशुद्ध अंश है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में पुरुष संबंधी अशुद्धि है। वाक्य का अशुद्ध अंश मैंने है जिसकी जगह मुझे होगा। अतः शुद्ध वाक्य होगा मुझे यह काम कर लेना चाहिए। क्या हो जाएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इसमें हो जाएगा मेरे ऊपर कृपा करें। क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा करें। दिए गए विकल्पों में मेरे ऊपर कृपा करें अशुद्ध वाक्य है जिसका शुद्ध वाक्य मुझ पर कृपा करें होगा, जबकि अन्य सभी शुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो ये हो जाएगा प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाए। क्या हो जाएगा, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाए। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें हो जाएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगला प्रश्न है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा अनेक अध्यापकों। क्या हो जाएगा, अनेक अध्यापकों। दिए गए विकल्पों अनेक अध्यापकों की जगह अनेक अध्यापक होगा क्योंकि अनेक बहुवचन है, इसलिए इनके साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा। अगला टॉपिक है लेखक और रचनाएं। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा जय पराजय। क्या हो जाएगा, जय पराजय। प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, गवन, गोदान, निर्मला आदि उपन्यास है। जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्व का नाटक है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है। तो इसमें हो जाएगा भक्त माल। रामचरितमानस, श्री कृष्ण, गीतावली व गीतावली तीनों तुलसी दास जी की रचनाएं हैं, किंतु भक्तमाल नाभादास की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो ये हो जाएगा उदंत मार्तंड। क्या हो जाएगा, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के नाम से प्रकाशित समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली भारत का सर्वप्रथम
समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को हुई थी। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं चित्रधरा, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, अजातशत्रु, आकाशदीप, ध्रुवस्वामिनी, तितली और कंकाल आदि हैं। अगला प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कोणार्क, ओ मेरे सपने, पहला राजा और शारदिया आदि है। अगला प्रश्न है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मंझन और चित्रावली। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। मीर गावत कुतुबन की रचना और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जबकि चित्रावली शेख उस्मान जी की रचना है। अगला है, कछुआ धर्म और मारेसिस मोही कुठाव किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे है इसमें, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 में गुलेर गांव, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ। ये हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इसमें हो जाएगा दादा कामरेड। दादा कामरेड यशपाल का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में यशपाल ने क्रांतिकारी जीवन का चित्रण करते हुए मजदूरों के संगठन को राष्ट्रों द्वारा अधिक संगत उपाय बतलाया है। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक और रचनाएं और देख लेते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका आदि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका है अंजलि, अभिलाषा, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ पिता आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, सुर साहित्य, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल और है नाथ संप्रदाय आदि। अगला है रामविलास शर्मा, तो इसमें है प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, भाषा, साहित्य और संस्कृत आदि। अगला प्रश्न, पृथ्वी राज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो ये हो जाएगा आदि काल। पृथ्वी रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि तथा आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना चंदवरदाई ने की थी। इस ग्रंथ में चौहान शासक पृथ्वीराज के अनेक युद्धों और विवाहों का सचिव चित्रण हुआ है। अगला है, निर्मला उपन्यास के लेखक, ये हैं प्रेमचंद्र। निर्मला उपन्यास के लेखक सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र है। यह बेमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित अन्य प्रसिद्ध हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गमन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। शेष रचनाकारों के प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार हैं, जयशंकर प्रसाद, तो कंकाल, तितली, इरावती जो था अपूर्ण था। यशपाल का हो जाएगा दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप,
अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे मेरी तेरी उसकी बात। भीष्म सहानी का हो जाएगा झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो और नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अगला है हुंकार काव्य संग्रह की रचयिता हैं, तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्हें समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम, इतिहास के आंसू आदि शेष रचनाकारों के प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार हैं। मैथिली षड्गोत्र, रंग में भंग, जय द्रथबद्ध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धरा, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी, माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता और समर्पण। नागार्जुन का हो जाएगा युग धारा, सतरंगी पंखों वाली, क्या सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, क्या खिचड़ी विप्लव देखा हमने, मुझमें कहा था हजार हजार बाहों वाली, कौन सा हजार हजार बाहों वाली, और पुरानी जूतियों का कोरस। अगला प्रश्न है किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है, तो ये हो जाएगा इंदुमती। क्या हो जाएगा इंदुमती। प्लेग की चुड़ैल, तो ये है मास्टर भगवान दास। 11 वर्ष का समय, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडितानी, तो ये है गिरिजा दत्त वाजपेयी और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है, तो ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह की रचना सन 1932 ईस्वी में की गई थी, जिसके लिए चतुर्वेदी जी को सन 1955 में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया था। आगे है आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा बादल की मृत्यु। प्रश्नगत विकल्पों में बादल की मृत्यु आधुनिक ढंग से प्रथम एकांकी के रूप में स्वीकार्य है। हिंदी एकांकी विधा के अंतर्गत सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधानों को ध्यान में रखकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु की रचना की सन 1930 ईस्वी में की थी। एक घूट एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा, कारवा एकांकी भुवनेश्वर तथा भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा विज्ञान गीत। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता है। क्या है विज्ञान गीता, जो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, जहाँ रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के रूप में केशव दास के साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं। वहीं रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित काव्य है, जिसे केशव दास ने तुलसी दास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात्रि में ही पूर्ण किया था।
अगला है ज्ञानदीप किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा शेखनवी। क्या हो जाएगा, शेखनवी। शेखनवी जौनपुर जिले में दोषपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। अगला है रामचंद्रिका की रचना किसने की, तो ये हो जाएगा केशव। आगे है इसमें महाकवि केशवदास रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी जैसे ग्रंथों की रचना की। अगला है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी, तो हो जाएगा ग्राम। क्या हो जाएगा, ग्राम। जयशंकर प्रसाद ने 30 जनवरी 1889 को सराय गोवर्धन में बाबू देवी प्रसाद के घर में जन्म लिया। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में आकाशदीप, गुंडा, सालवती, मधुआ, नूरी इत्यादि सम्मिलित हैं। सालवती को जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी के रूप में जाना जाता है। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में आकाशदीप, गुंडा, सालवती, मध आदि हैं। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना की थी। इसमें डी सही हो जाएगा, प्रवाद पर्व। प्रवाद पर्व सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना है। इसमें कवि श्री नरेश मेहता ने सीता जी के चरित्र पर धोबी द्वारा लांछन लगाने एवं पूर्व में सीता के साथ हुई अनुचित व्यवहार से संबंधित तथ्यों का द्वंद्वात्मक वर्णन किया गया है। अगला है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो हो जाएगा कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। इसका संपादन पंडित जुगल किशोर ने किया था। गोदान का लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा प्रेमचंद्र। गोदान प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र। महादेवी वर्मा एक छायावादी कवित्री हैं। इनकी रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा आदि। चतुरसेन शास्त्री एक महान उपन्यासकार हैं। वैशाली की नगरवधू, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षामः आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। रांगेय राघव की रचनाएं, तो रांगेय राघव की रचनाएं हैं मुर्दों की टीला, प्रतिदान, चीवर, कब तक पुकारूं, अजेय, खंडहर, मेधावी, पंचाली आदि। अगला प्रश्न है रामचरित मानस की रचना किस कवि ने की है, तो ये तुलसीदास हो जाएगा। श्री रामचरित मानस की रचना तुलसीदास ने की। यह अवधी भाषा में रचित एक प्रबंध काव्य है। गोस्वामी तुलसी दास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तुलसीदास जी की अन्य 11 प्रामाणिक रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, वरवै रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नहछु, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि
ने, यहाँ पे बताना है, ने संस्कृत में रामायण की रचना की। तो कौन सी कवि थे? तो ये हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में आपका वाल्मीकि 2 बार दे दिया है, तो ये हो जाएगा वाल्मीकि। प्रश्नगत वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प वाल्मीकि होगा, जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इस प्रकार वाक्य का पूर्ण रूप होगा, आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा नाटक। क्या हो जाएगा? नाटक। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक विधा है। इनके अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, क्या है? लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, क्या हो जाएगा? पैरों तले जमीन, क्या हो जाएगा? पैरों तले जमीन आदि। अगला है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ किसकी रचना है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, द्वापर, जय भारत, पंचवटी इत्यादि। आगे है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। आगे है, इसमें दिए गए विकल्पों में सुमित्रानंद पंत छायावादी रचनाकार हैं। अन्य छायावादी रचना है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, नागार्जुन, मुक्तिबोध व त्रिलोचन शास्त्री छायावादोत्तर काल के रचनाकार हैं। अगला है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका, दोहावली, वरय रामायण और कवितावली। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। मीराबाई का गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गोविंद गीत और मलार राग। संत तुकाराम जी का हो जाएगा अभंग भक्ति कविता है। अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं सूर सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत आदि। अगला है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल का कवि बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी सतसही 719 दोहे इनके द्वारा रचित एक मुक्त ग्रंथ है। रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 ईस्वी को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, रामकृष्ण शुक्ल ने रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है। इस काल के प्रमुख कवि बिहारी भूषण, घनानंद, भिखारी दास, मतीराम, चिंतामणि, दलपति राय आदि हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला तथा सुमित्रानंद नंदन पंत छायावादी कवि हैं। अगला है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो इसमें हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है,
अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। उसके बाद प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अन्य रचनाएं भी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी, जिसकी रचनाएं हैं त्रिवेणी, लवंग लता, रजिया बेगम, गुलबहार आदि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हो जाएगा उसने कहा था, बुद्धू का कांटा आदि। प्रेमचंद्र का शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूँ, सदगति, शांति, कफन आदि। भगवान दास का सिला हुआ आदमी, सूर्यास्त से पहले, लक्ष्मण रेखा और सीढ़ियाँ आदि। अगला है, उर्वशी किसका काव्य है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उर्वशी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित काव्य है। जयशंकर प्रसाद कामायनी, ध्रुवस्वामिनी, कंकाल, आशु, तितली, चंद्रगुप्त आदि। अगला मैथिली शरण गुप्त, इनका है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध, पंचवटी, भारत भारती आदि। रामधारी सिंह दिनकर, तो रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मि रथी आदि। महादेवी वर्मा, यामा, नीरजा, दीपशिखा आदि। उर्वशी दिनकर जी की गीत, नाट्य तथा प्रसाद जी का प्रबंध काव्य है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीर दास, तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो ये सब हो जाएगा, ये लोग उत्तर प्रदेश के थे। हिंदी साहित्य के इतिहासकार में प्रसिद्ध कालिदास वाराणसी से, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, प्रेमचंद्र वाराणसी, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद आदि सभी उत्तर प्रदेश से हैं। अगला प्रश्न है, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये हैं भक्ति काल के। आगे है, आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के पूर्व स्वयंभू अरिष्टोमी चरित, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, सरहपा, दोहा कोश और भट्ट केदार, जयशंकर प्रसाद आदि। दूसरा है भक्ति काल, तो भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। इसमें कबीर का हो जाएगा बीजक, साखी, सबद, रवैनी। तुलसीदास रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। सूरदास सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, मुल्ला दाऊद, तो चंदायन या लोहरका, क्या है? चंदायन या लोहरका। कुतुबन का हो जाएगा मृगावती आदि। रीतिकाल के कवि इसमें है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। बिहारी लाल, तो बिहारी सतसई, भूषण का शिवा बावनी, घनानंद, वियोग बेली, इश्क लता और मतीराम का तो रसराज, ललित ललाम, कृत कौमुद, चिंतामणि, रस विलास, श्रृंगार मंजरी। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तिनके हैं प्रेम मालिक, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, आंसू लहर आदि। अगला है गोदान के रचयिता, ये हैं मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान उपन्यास के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य मुख्य उपन्यास सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गमन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण आदि। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जबकि कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गमन, गोदान,
मंगलसूत्र जो अपूर्ण है तथा कर्मभूमि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि है? तो इसमें हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। अष्टछाप 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह था। इसमें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी तथा चतुर्भुज दास थे। इन्होंने अपने पद एवं कीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? तो इसमें हो जाएगा नामवर सिंह। क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। दिए गए विकल्पों में नामवर सिंह को वर्ष 1971 में कविता के नए प्रतिमान समालोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में की गई रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा निराला। क्या हो जाएगा? निराला। जूही की कली कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सांध्य कावली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़, लीली, सुकुल की बीबी आदि। अगला है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा निर्गुण। क्या हो जाएगा? निर्गुण। रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीर दास का नाम अग्रणी है। कबीर दास जी ने निराकार ईश्वर निर्गुण की भक्ति पर बल दिया है। वेद पुराणों को अस्वीकार कर दिया। वे जाति पाति तथा मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। कबीर दास जी अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने अनेक पदों की रचना की, जिनमें बीजक, वसंत, साखियाँ, शबद, मंगल, होली इत्यादि प्रमुख हैं। ये लोदीय वंशीय शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो जय भारत मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना रस्यग रंजन, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य आदि। बाल कुमुद गुप्त की रचना शिव शंभू का चिट्ठा तथा श्रीधर पाठक की रचना गुणवंत महंत, वनाष्टक, भारत गीत, जगत सच्चाई, सार आदि। अगला है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो ये हो जाएगा स्त्री पुरुष की समानता। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। इनके अतिरिक्त मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन तथा हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया। कबीर बाद में समाज सुधारक पहले हैं। आगे है, जायसी
द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो पद्मावत क्या है? तो समासोक्ति। क्या हो जाएगा? समासोक्ति। जैसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है। ऐसी युक्ति जिसमें समासिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को समासोक्ति रचना कहते हैं। समासोक्ति अर्थालंकार का भेद है। इसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएगा यामा। क्या हो जाएगा? यामा। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्मरण और रेखा चित्र लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा का स्थान विशेष उल्लेखनीय है। उनकी अन्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत आदि। अगला है दोस्तों, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आगे है, साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम रसिकेंद्र था। गुप्त जी ने अपने अनघ हिंदी गीत नाट्य में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, जनमेजय का नाग, यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, इंद्रजाल आदि है। अगला है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है? तो ये हो जाएगा अवधी भाषा। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की भाषा अवधी है। जैसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा की सूफी कवि हैं। पद्मावत में पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। यह कड़वक दोहा चौपाई बोलते हैं उसे पद्धति में रचित ग्रंथ है। रामचरितमानस भी दोहा और चौपाई में पद्धति में रचित है। मलिक मोहम्मद जैसी की अन्य रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा और चित्ररेखा आदि है। अगला है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो ये हो जाएगा रत्नावली। तो रत्नावली दोहा संग्रह की रचना रत्नावली द्वारा की गई है। अगला है, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो इसमें हो जाएगा की रचना किया था? तो ये किए थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित उपन्यास है। अधलिखा फूल इनका अन्य उपन्यास है, जबकि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर नामक गद्य काव्य है। किशोरी दास वाजपेयी हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। हिंदी शब्दानुसार, हिंदी शब्द मीमांसा, हिंदी वर्तनी एवं विश्लेषण, भारतीय भाषा विज्ञान आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी कहानी उसने कहा था से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ये हो जाएगा मुंशी इंसा अल्लाह खान।
एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। यह पंक्ति मुंशी इंसा अल्लाह खान की कृति रानी केतकी की कहानी से उद्धृत है। मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेतो आही जामे मार्ग प्रेम का सबे सराहे ताही। अगला है, निम्न में से कौन जीवनी है? तो आवारा महिषा क्या है? जीवनी है। मसीहा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जबकि अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक ग्रंथ है। इसके 2 भाग हैं, नीड़ का निर्माण फिर और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। अगला है, सूरदास के गुरु हैं। तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भागवत के 62 स्कंधों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिसमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं, जो सूरसागर में संकलित है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी तक मतभेद है। आगरा के समीप मऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो ये हो जाएगा सधुक्कड़ी। क्या हो जाएगा? सधुक्कड़ी। संत कबीरदास सन 1998 से 1518 हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा में पंचमेल खिलाड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा भक्ति कालीन कवि नहीं है? तो इसमें से भक्ति कालीन कवि बिहारी नहीं है। ये सही हो जाएगा। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी लाल जयपुर नरेश जय सिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीति काल के कवि हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। इस मुक्तक काव्य में 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये हो जाएगा चिदम्बरा। क्या हो जाएगा? चिदम्बरा। सुमित्रा नंद पंत को इनके श्रेष्ठ कविता संग्रह चिदम्बरा के लिए वर्ष 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह कविता संग्रह सुमित्रा नंद पंत की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है। इसमें युगवाणी से लेकर अतिमा तक की रचनाओं का संग्रह है। अगला है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हो जाएगा सौरसेनी। क्या हो जाएगा? सौरसेनी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती उपभाषा की बोलियां जैसे ब्रजभाषा,
बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, मालवी इत्यादि का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? इसमें हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। कवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? संयुक्त काल। हिंदी साहित्य का संयुक्त काल में विभाजन नहीं किया गया है। हिंदी साहित्य आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल 1850 से अब तक में विभाजित किया गया है। अगला है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम? तो ये हो जाएगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, योगदान आदि। आगे है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो ये हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। वह ऐसे कवि थे जो संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। उन्होंने जात प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वाह आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया है। अगला है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना की? तो आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इनके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं विसलदेव रासो, नरपति नल्लाह, परमाल रासो जगनिक और विजयपाल रासो नल सिंह है। अगला है, बेमेल को छांटिए। तो इसमें हो जाएगा चंद्रकांता। क्या हो जाएगा? चंद्रकांता। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, जबकि सेवा सदन, निर्मला, गोदान, कायाकल्प, गमन, रंगभूमि प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। अगला है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। ये हो जाएगा कबीर दास। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो पंक्तियों के रचयिता कबीर हैं। आदि अंत जैसी कथा है, लिखित भाषा चौपाई कहे जैसी, और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। ये हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो ये हो जाएगा प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या प्रसाद हरि और द्वारा रचित
काव्य प्रिय प्रवास है, जबकि कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद तथा साकेत काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त एवं नीरजा काव्य संग्रह की रचयिता महादेवी वर्मा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं? तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। आगे है इसमें ए सही होगा, कबीर दास। क्या हो जाएगा? ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं कबीर दास। क्या हो जाएगा? कबीर दास। आगे है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीर दास हैं। तुलसीदास ये राम भक्ति, रहीम दास कृष्ण भक्ति, जैसी सूफी प्रेमाख्यान। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? तो ये हो जाएगा भट्ट केदार। क्या हो जाएगा? भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश काव्य के रचनाकार भट्ट केदार हैं। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। ये आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। छायावादी युग के लेखक जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। छायावादोत्तर युग के कवि बालकृष्ण शर्मा, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी और भगवती शरण शर्मा आदि। अगला है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं। इसमें हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हरिशंकर परसाई हैं। अन्य रचनाकार निठल्ले की डायरी, भोला राम जीव मुंडन, धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार और साकेत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही चिन्हित करें। तो इसमें हो जाएगा निर्मला का हो जाएगा उपन्यास, चिता के फूल ये हो जाएगा निबंध है, और वरदान ये हो जाएगा कहानी, और भारत दुर्दशा ये नाटक। इसमें आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, इसमें निर्मला उपन्यास है, इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। चिता के फूल निबंध है, राम वृक्ष बेनीपुरी रचनाकार हैं, और वरदान का कहानी है प्रेमचंद। भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु जी का। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्य विधा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रेखा चित्र। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति रेखा चित्र विधा है। इनकी अन्य रचनाओं में निबंध, गेहूं और गुलाब, संस्मरण, जंजीर और दीवारें, यात्रा वृत्तांत में पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो नाटक है सीता की माँ अंबर पाली है। आगे है, नाटक में क्या है? सीता की माँ और अम्ब पाली है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? इसमें हो जाएगा विद्या सुंदर। क्या हो जाएगा? विद्या सुंदर। बांग्ला भाषा में अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाटक है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जबकि सन 1883 में कालचक्र के प्रशासन
पर भारतेंदु ने लिखा हिंदी नई चाल में ढली। आगे है पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर पुस्तक पर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। मृदुला गर्ग को 2013 ईस्वी में मिल जुलमन पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में कव्य और काला पानी काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे है तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो इसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये सभी ब्रज भाषा में ही है। इसमें देख लेते हैं। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि चारों विकल्प ब्रज भाषा की रचना है, जबकि प्रश्न में ब्रज भाषा की रचना का नाम पूछा है। तुलसीदास की रचनाएं हैं ब्रज भाषा में कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वैराग्य, संदीपनी और गीतावली। अवधि भाषा में रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बरय रामायण। अगला है जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा प्रेम पथिक। क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद द्वारा अतुकांत शैली में रचित काव्य रचना प्रेम पथिक है। करुणालय की रचना गीति नाट्य शैली में किया गया है। कानन कुसुम खड़ी बोली में प्रथम कविता संग्रह है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृति नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो नील देवी। क्या हो जाएगा? नील देवी। नील देवी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक विधा की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना यशोधरा, जयद्रथ वध, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, जय भारत और द्वापर आदि। अगला है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो इसमें हो जाएगा नागमती वियोग वर्णन। इसमें ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म राक्षस का मुक्ति बोधक, झूठा सच, तो ये हो जाएगा यशपाल का। और असाध्य वीणा, तो ये अज्ञे का। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं नागमती वियोग वर्णन, मलिक मोहम्मद जैसी, ब्रह्म राक्षस, मुक्ति बोध और झूठा सच यशपाल और असाध्य वीण ये है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। अगला प्रश्न है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं। तो ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनके अन्य निबंध यौवन के द्वार पर, आस्था के चरण, चेतना के बिंब तथा छायावाद की परिभाषा है। अगला है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? ये हो जाएगा रामविलास शर्मा। छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामविलास शर्मा ने कहा। छायावाद में कविता करने का उद्देश्य स्वांतः सुखाय है। छायावाद में व्यक्तिक भावना प्रबल है। छायावाद में अतिशय कल्पनाशीलता है। रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचना या कृतियाँ हैं। भाषा का
विकास, परंपरा, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आदि। अगला प्रश्न है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विफल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो ये हो जाएगा कर्म सर्ग से। उपयुक्त दी हुई पंक्ति कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कंकाल, तीतली, इरावती जो अधूरा है तथा प्रमुख नाटक करुणालय, सज्जन, कामना, विशाख, कल्याणी, परिणय, अजातशत्रु, एक घूट, पाश्चित, चंद्रगुप्त आदि। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? तो ये हो जाएगा आलोचना। क्या हो जाएगा? आलोचना। आचार्य राम प्रसाद शुक्ल का प्रवेश साहित्य के आलोचना विधा में हुआ है। अगला प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो ये हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, जबकि रामाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल और मिश्र बंधु ने इसे अलंकार काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? तो ये हो जाएगा नजफ अली। क्या हो जाएगा? नजफ अली। मुसलमान कवि नजफ अली की रचना प्रेम चिनगारी है, जबकि जासी ने पद्मावत, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग वासुरी तथा शेखनवी ने ज्ञानदीप की रचना की है। आगे है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। तो यह है स्वामी रामानंद। हिंदी साहित्य में राम काव्य में मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद है। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। ये राम भक्ति को सांप्रदायिक रूप देने वाले प्रथम आचार्य थे। उन्हीं की प्रेरणा में मध्य युग तथा उनके अनंतर प्रचुर राम भक्ति साहित्य की रचना हुई। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला है, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। तो इसमें हो जाएगा पगडंडियों का जमाना। तो ये हो जाएगा कुबेर नाथ राय। दूसरा है रसात्मक बोध के विविध रूप। तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा। तो ये हो जाएगा विद्या निवास। और विवाह योग। तो ये हो जाएगा गुलाब राय। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसमें आपका डी सही हो जाएगा। 4, 1, 3, 2। पगडंडियों का जमाना कुबेर नाथ राय। रसात्मक बोध के विविध रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मेरे राम का मुकुट भीग रहा तो विद्या निवास मिश्र। और विवाह योग हो जाएगा गुलाब राय। अगला है, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है? तो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, उक्त रामचंद्र शुक्ल की है। अगला है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो मर्यादा द्विवेदी युग की पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुलेमित कीजिए। तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा। इसमें इसका आंसर देख लेते हैं। भक्ति की ज्ञान ही नहीं कहूँ कछु भेदा, तो ये है तुलसीदास। हम राज्य के लिए मरते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त। ये उपमान मैले हो गए हैं अज्ञे और बतरस लालच लाल की, ये बिहारी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। हिंदी के टॉपिक जितने भी थे उसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।